मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला परीक्षा पॉइंटर सीरीज़ को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का भारतीय कला का अर्थ एवं उसके स्वरूप का भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। कोणीय रेखा में संघर्ष, आघात, असुरक्षा, व्याकुलता, अस्पष्टता, तीव्रता आदि प्रदर्शित होती है। एक पुंजीय रेखा में स्वतंत्रता, शक्ति, विस्तार, प्रसार, प्रकाश, शोभा, अभिलाषा, एकाग्रता आदि प्रभाव प्रदर्शित होता है। अगला है चक्राकार रेखाएं उत्तेजना, शक्ति, गति, भ्रम आदि का प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। प्रभावी रेखाएं में गति, सुंदरता, माधुर्य, निरंतरता, प्रभाव आदि का भाव प्रदर्शित होता है। अगली हेडिंग है रूप या आकृति। किसी घनत्वपूर्ण वस्तु की बनावट ही रूप है, जो अंतराल के किसी भाग को चारों कोने से घेरती है। रूप का एक निश्चित आकार एवं वर्ण होता है, जिसका क्षेत्र या स्थान होता है। रूप का क्या होता है? एक निश्चित आकार और वर्ण होता है, जो स्थान घेरता है। रेखाओं के समान रंगों में भी आकृतियों की रचना में सहायता मिलती है। कला में रूप को किसी निश्चित उद्देश्य से संकेतिक, सृजित अथवा विकसित किया जाता है। रूप को अंग्रेजी में फॉर्म कहते हैं। रूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉर्म। रूप 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, प्रश्न ये पूछा सकता है कि रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो नियमित और अनियमित, या सममात्रिक और असममात्रिक। अगर पूछे जाए रूप कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, और उनके प्रकार पूछे जाए तो नियमित या अनियमित, या सममात्रिक और असममात्रिक। नियमित आकार अथवा रूप अपने शेष अर्धभाग का ही विलोम होता है, जैसे वृत्त, वर्ग, आयत, गिलास। अनियमित रूप का अर्ध शेष भाग आधे से मिलता जुलता नहीं है। इसमें बौद्धिक सृजनात्मक अधिक होती है। ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं, जैसे हाथ, पैर, पेड़, पौधे, फूल, पत्ती, बादल, जानवर आदि। रूप के प्रभाव 5 प्रकार के होते हैं। रूप के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, जो रूप के प्रभाव हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। प्लेटो ने रूप के 2 भेद बताए हैं। प्लेटो ने रूप के कितने भेद बताए हैं? तो 2, सापेक्ष और निरपेक्ष। प्लेटो ने रूप के 2 भेद बताए हैं। कौन कौन से? सापेक्ष और निरपेक्ष। आयताकार रूप में शक्ति, स्थायित्व तथा एकता का भाव प्रदर्शित होता है। अगर हम आयताकार रूप की बात करें तो उसमें किसका भाव प्रदर्शित होता है? शक्ति, स्थायित्वता, एकता का भाव प्रदर्शित होता है। त्रिभुजाकार रूप में सुरक्षा, विकास, शाश्वत, अशांति आदि का भाव प्रदर्शित होता है। तो त्रिभुजाकार रूप में क्या प्रदर्शित होता है? सुरक्षा का भाव, विकास का भाव, शाश्वत, अशांति का भाव प्रदर्शित होता है। अगला है वर्गाकार रूप में। वर्गाकार रूप में क्या प्रदर्शित करते हैं? वर्गाकार रूप में स्थिरता, नीरसता एवं दृढ़ता का परिचायक होता है। कौन? वर्गाकार रूप किसका परिचायक होता है? स्थिरता, नीरसता एवं दृढ़ता का। अगला है गोलाकार रूप में शांति, सुरक्षा, लावण्य, गति आदि का भाव प्रदर्शित होता है। तो गोलाकार रूप में किसका भाव प्रदर्शित होता है? शांति, सुरक्षा, लावण्य, गति आदि का भाव। अंडाकार रूप में लावण्य, सौंदर्य, सृजनात्मक आदि का भाव प्रदर्शित होता है। किसमें? अंडाकार रूप में। किसका? लावण्य और सौंदर्य, सृजनात्मक आदि का। विलोम त्रिभुजाकार रूप में लिप्तता, अशांति व असुरक्षा का भाव प्रदर्शित होता है। अगली हेडिंग है रंग या कलर। रंग प्रकाश का गुण है। रंग किसका गुण है? प्रकाश का। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रंग किसका गुण है? तो रंग प्रकाश का गुण है। मानव जीवन में वर्ण या रंग का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन में रंग का क्या है? बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से हुई। वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई? तो वर्ण की जो उत्पत्ति है वो
प्रकाश से हुई है। रंग या वर्ण किसी वस्तु के गुण के बजाय प्रकाश का गुण होता है। वर्ण के 3 प्रधान गुण होते हैं, रंगत, मान और सघनता। वर्ण के कितने प्रधान गुण होते हैं? तो 3। कौन कौन से? रंगत, मान और सघनता। रंगत के स्वभाव या प्रकृति को रंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगत के स्वभाव या प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे लालपन, पीलापन, हरापन आदि। मान रंगत के हल्के तथा गहरेपन का सूचक होता है। मान क्या होता है? रंगत के हल्के और गहरेपन का सूचक होता है। रंगों की सघनता का अभिप्राय चटकदार रंगों से होता है। रंगों की सघनता का अभिप्राय क्या होता है? चटकदार रंगों से। रंगों में चटकपन शुद्धता के कारण होता है। रंगों में चटकपन किसके कारण होता है? शुद्धता के कारण। प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक रंग जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। यह रंग किसी भी रंग के मिश्रण से नहीं बनते, मतलब ये नेचुरल कलर हैं जो किसी के मिक्सअप से नहीं बनते। ये स्वाभाविक होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्वाभाविक। पदार्थ की रंगतें 3 होती हैं, लाल, पीला और नीला। पदार्थ की कितनी रंगतें होती हैं? तो 3 या 3 मेन कलर हैं, प्राइमरी कलर्स हैं, लाल, पीला और नीला। प्रकाश, अभी हम पदार्थ की रंगतों की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं प्रकाश की रंगतें। तो दोस्तों, प्रकाश की रंगतें भी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। लाल, हरा और नीला। किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने पर द्वितीय रंग प्राप्त होते हैं। 2 प्राइमरी रंग को या प्राथमिक रंग को मिलाते हैं तो एक द्वितीयक रंग प्राप्त होता है, जैसे लाल प्लस पीला बराबर नारंगी, पीला प्लस नीला बराबर हरा। दोस्तों, सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं या द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? तो द्वितीयक रंग वह रंग होते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनते हैं, जैसे लाल प्लस पीला बराबर नारंगी या नारंगी रंग बनता है। पीला और नीला मिलाने से हरा और नीला और लाल मिलाने से बैंगनी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार्ट बना के रखा है, लाल, नीला और पीला। लाल और नीला मिलाएंगे तो बैंगनी, लाल और पीला मिलाएंगे तो नारंगी और नीला और पीला मिलाएंगे तो हरा। प्राथमिक तथा द्वितीयक रंगों के मिश्रण से तृतीयक रंग या मध्यवर्ती रंग बनते हैं। तृतीयक रंगों की संख्या 6 होती है। दोस्तों, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिलाएंगे तो तृतीय रंग बनते हैं या 3rd डिग्री के रंग बनते हैं। प्राग के अनुसार तृतीयक रंग ऑलिव, रसेट और सिस्टन होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों पहले प्रकाश की रंगतें, पदार्थ की रंगतें, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग। अब हम बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर रंगतें 4 होती हैं। किसके आधार पर? मनोवैज्ञानिक आधार पर, लाल, पीला, नीला व हरा। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर 4 प्रकार के रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला व हरा। पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश की मात्रा किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। लाल रंग की कंपन गति सबसे कम होती है। दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? तो लाल रंग की कंपन गति सबसे कम होती है। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग लाल है, जिसे अग्रगामी रंग कहते हैं या उष्ण या गर्म रंग होते हैं। दोस्तों, अगर हम ये पूछें कि अग्रगामी रंग क्या होते हैं, तो सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंगों को अग्रगामी रंग कहते हैं। बैंगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है। विबग्योर फॉर्मूला है रैम्बो का या इंद्रधनुष का, विबग्योर। तो जो सूर्य के सबसे पास है उसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होगी और जो सूर्य के सबसे दूर है उसकी तरंग लंबाई सबसे कम होगी। तो बैंगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होगी तथा बैंगनी रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है।
बैंगनी रंग की जो है कंपन गति सबसे अधिक होती है और लाल रंग की कंपन गति सबसे कम होगी। काले व सफ़ेद रंग की अनुभूति रोड्स के द्वारा होती है। दोस्तों, काले व सफ़ेद रंग की अनुभूति कैसे होती है? तो रोड्स के अनुसार। लाल, पीला व नीला आदि रंगों की अनुभूति कोन्स के द्वारा होती है। यानी जो लाल, पीला और नीला कलर है उसकी अनुभूति कोन्स के द्वारा होती है। कोन्स के ठीक ढंग से काम न करने पर वर्णता आती है। काले व सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग कहा जाता है। दोस्तों, काले और सफ़ेद रंग को क्या कहते हैं? तटस्थ रंग। दोस्तों, प्रश्न कई बार ये पूछा गया है कि तटस्थ रंग किसे कहा जाता है? तो काले और सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग कहा जाता है। श्वेत तथा श्याम रंग को उदासीन रंग या धूसर रंग कहते हैं। श्वेत और श्याम रंग को क्या कहते हैं? उदासीन या धूसर रंग। श्वेत तथा श्याम रंग को उदासीन या धूसर रंग कहते हैं। वर्णचक्र के प्राथमिक रंगों के परस्पर सामने के रंग पूरक रंग कहलाते हैं। इनमें एक रंग प्रथम श्रेणी का होता है, दूसरा रंग द्वितीय श्रेणी का होता है। जैसे लाल का पूरक है हरा और पीले का पूरक बैंगनी। वर्णचक्र के आमने सामने वाले वर्ण विरोधी रंग कहलाते हैं। दोस्तों, वर्णचक्र में आमने सामने वाले रंग क्या कहलाते हैं? विरोधी रंग। लाल, पीला तथा नारंगी रंग उष्ण रंग हैं। लाल, पीला तथा नारंगी रंग का स्वभाव कैसा है? उष्ण, गर्म रंग है। ये कैसे रंग है? गर्म रंग। ये वर्ण सूर्य के समीप होते हैं। इनकी तरंग गति अधिक होती है। दोस्तों, जो रंग सूर्य के पास होते हैं वे गर्म रंग कहलाते हैं। किसके नज़दीक? सूर्य के पास। तो विप ग्योर ध्यान रखिए कि विप ग्योर, विप जो सूर्य से दूर है और आर जो लास्ट में होता है रेड, वो सूर्य के पास है। तो ये रंग गर्म होते हैं और इनकी तरंग गति बहुत अधिक होती है। और ये ही रंग जो है आँखों को सर्वप्रथम आकर्षित करते हैं। इन्हें अग्रगामी रंग भी कहा जाता है। हरा तथा नीला रंग ठंडा तथा शीत वर्ण होता है। हरा और नीला रंग कौन सा होता है? ठंडा या शीत वर्ण। इस रंग में तरंग गति कम होती है। इस रंग की क्या कम होती है? तरंग गति। इसे पृष्ठगामी रंग कहते हैं और इसे पृष्ठगामी रंग कहते हैं। अक्षपटल के पार्श्व भाग में रोड्स तथा कोन्स के दो सूक्ष्म जंतु होते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राकृतिक रंग को सुधा वर्ण कहा गया है। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंग को क्या कहा गया है या प्राइमरी कलर्स को? तो क्या कहते हैं? सुधा वर्ण। और शिल्प रत्न में क्या कहा जाता है प्राथमिक रंगों को? उसे कहा जाता है मूल वर्ण। वर्णचक्र में जो निकटतरी रंग हैं और एक ही प्रकार के होते हैं वो समीप वर्ण कहलाते हैं। जैसे पीला, पीला नारंगी, नारंगी जिसमें पीला रंग सभी में उपस्थित है। एक वर्णीय योजना एक ही रंग के विभिन्न टोन का प्रयोग होता है। जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। बहुवर्णीय योजनाएं, चित्र में अनेक वर्णों का प्रयोग बहुवर्णीय योजना कहलाता है। दोस्तों, बहुवर्णीय योजना क्या है? चित्र में अनेक वर्णों या अनेक रंगों का प्रयोग बहुवर्णीय योजना कहलाता है। श्वेत श्याम वर्णों से चित्र करने को वर्ण शून्यता कहते हैं। दोस्तों, श्वेत और श्याम रंग से चित्र बनाने को वर्ण शून्यता कहते हैं। आइजैक न्यूटन ने 1660 में वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है। दोस्तों, आइजैक न्यूटन हुए हैं, उन्होंने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है, इसे 1660 में बताया गया है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी ये सभी रंग इंद्रधनुष के रंग हैं। इनकी संख्या 7 है। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इन धनुष के रंगों का सीरीज़ बताइए या इन धनुष के रंगों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले आप ध्यान कर लीजिए विप ग्योर। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओल्डवास ने 4 प्राथमिक मुख्य रंगतों को आधार बनाया है और इसी के आधार पर 4 द्वितीयक तथा आदर्श वर्ण का चक्र लेकर 8 रंगतों का वर्ण चक्र तैयार किया गया है। जैसे लाल, नारंगी, पीला, समुद्री हरा, हरा, पत्ती हरा, नीला और बैंगनी। वस्तु द्वारा प्रकाश में अपने को सम्मोहित कर लेने पर वस्तु
काली दिखाई पड़ती है। ओस्टवाल ने आदर्श वृत्त में 24 रंगतें बनाई हैं। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ओल्डवार्थ ने अपने आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें बताई हैं। तो कितनी रंगतें? 24 रंगतें। जिस रंग में आर पार दिखाई नहीं देता वह अपारदर्शी रंग कहलाते हैं। दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है कि अपारदर्शी रंग किसे कहते हैं। तो जिस रंग में आर पार दिखाई नहीं देता उसे अपारदर्शक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शक रंग या अपारदर्शी रंग। पहले था अपारदर्शी रंग, अब है पारदर्शक रंग या पारदर्शी रंग। जिस रंग के आर पार दिखाई देता है वह रंग पारदर्शक होते हैं। जैसे एक ही रंग के ऊपर यदि दूसरा रंग चढ़ाया जाए तो पहला रंग दिखेगा। लाल रंग प्रेम, क्रोध, कुटिलता, भयानकता को दर्शाता है। लाल रंग में गर्मी के साथ मन में हलचल पैदा करता है। पीले रंग में प्रकाश का प्रभाव अधिक होता है। पीला रंग ज्योति का द्योतक है। नारंगी रंग ज्ञान को प्रकट करता है। नारंगी रंग क्या प्रकट करता है? ज्ञान को। नीला रंग शीतलता प्रकट करता है। नीला रंग क्या प्रकट करता है? शीतलता तथा शांति और अहिंसा का प्रतीक है। काला रंग किसका प्रतीक है? तो काला रंग जो है वो शोक का प्रतीक है। अज्ञानता, विरोध और बुराई का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि व ताजगी को प्रकट करता है। हरा रंग क्या प्रकट करता है? समृद्धि व ताजगी को। रंग की सघनता तटस्थ रंग मिलाने से कम हो जाती है। रंग की सघनता कैसे कम होती है? अगर उसमें तटस्थ रंग मिला देते हैं। सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को टिंट कहते हैं। अगली हेडिंग है तान। रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगत के हल्के व गहरेपन को तान। तान के प्रयोग से द्विआयामी धरातल त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों, किसके प्रयोग से? तान के प्रयोग से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। चित्र में तान का प्रयोग संपूर्ण चित्र में होता है। तान के मुख्य भेद हैं प्रकाश, मध्य प्रकाश और छाया। दोस्तों, तान के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? प्रकाश, मध्य प्रकाश और छाया। अगली हेडिंग है पोत। क्या है? पोत। किसी वस्तु के धरातल की बनावट के गुण को पोत कहते हैं। क्या कहते हैं पोत को? किसी वस्तु के धरातल के बनावट की गुण को पोत कहते हैं। चित्र में अंतराल की एकरसता की पोत की सहायता से भंग किया जाता है। धरातल की बनावट को छूने से ज्ञान प्राप्त होता है, उसे स्पर्श ज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श ज्ञान। पोत प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। पोत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार के, प्राप्त, अनुकृत और सृजित पोत। प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण प्राप्त पोत कहलाता है। दोस्तों, प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण क्या कहलाता है? प्राप्त पोत कहलाता है। प्राप्त पोत का सबसे अच्छा उदाहरण है शिलाचित्र को माना जाता है। प्राप्त पोत का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? शिलाचित्र। प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किए जाने वाले पोत को अनुकृत पोत कहते हैं। अनुकृत पोत का सबसे अच्छा उदाहरण है कंपनी शैली चित्रों को माना जाता है। दोस्तों, अनुकृत सृजित पोत की खोज 20वीं शताब्दी में की गई। कब की गई? सृजित पोत की खोज 20वीं शताब्दी में। अगली हेडिंग है अंतराल। अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपाकार एवं तत्वों को अपने में सम्माहित कर लेता है। द्विआयामी चित्र भूमि ही चित्र का अंतराल होती है। अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि अंतराल क्या है? तो अंतराल जो है कलाकार का कार्य क्षेत्र है। अंतराल वह स्थान है जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित होती है। कला मर्मज्ञों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया है। कोरे धरातल का रिक्त स्थान ही अंतराल कहलाता है। क्या कहते हैं? कोरे धरातल का रिक्त स्थान अंतराल कहलाता है। क्षैतिज तथा ऊर्ध्व रेखाओं के प्रयोग से ही द्विआयामी अंतराल का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। चित्र भूमि के अंतराल को समविभाजन तथा असमविभाजन में बांटा गया है।
दोस्तों, प्रश्न ये भी पूछा गया है कि चित्रभूमि के अंतराल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, समविभाजन और असमविभाजन में। समविभाजन, चित्रभूमि के केंद्र से सभी दिशाओं में समान कोण अथवा चाप अंकित किए जाते हैं। चित्रभूमि में जितने भाग बनेंगे सब में संतुलन रहेगा। असम विभाजन, चित्र में गति तथा तनाव उत्पन्न करने हेतु अंतराल का असम विभाजन किया जाता है। चित्र का वह भाग जो हमें मुख्य रूप से आकर्षित करता है सक्रिय अंतराल कहलाता है। अगर ये पूछा है कि सक्रिय अंतराल किसे कहते हैं, तो चित्र का वह भाग जो मुख्य रूप से आकर्षित करता है वह सक्रिय अंतराल कहलाता है। चित्र की प्रधान एवं महत्वपूर्ण आकृति अंकित हो। चित्र का शेष भाग जो पृष्ठभूमि के रूप में रहता है सहायक अंतराल कहलाता है। दोस्तों, बाकी चित्र का जो शेष भाग होता है और पृष्ठभूमि पर रहता है वह सहायक अंतराल कहलाता है। अंतराल को ग्रंथों में भूमि बंधन, स्थान निरूपण नाम से जाना जाता है। अंतराल को ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो भूमि बंधन, स्थान और स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को क्या कहा जाता है? तो सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण को? अंतराल को तो स्थान के नाम से जाना जाता है। अभिलषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। क्या कहा गया है? स्थान निरूपण। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन पद्धति सिद्धांत यूनान वासियों ने दिया। प्रश्न ये पूछा गया है कि स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत कहाँ के है? प्रश्न क्या है? स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत कहाँ का है? तो दोस्तों, स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है वो यूनान का है या यूनान वासियों ने दिया है। अगली हेडिंग है दोस्तों, चित्र संयोजन के सिद्धांत। क्या हेडिंग है? चित्र संयोजन के सिद्धांत। मनुष्य अपनी विचारधारा में एक व्यवस्था चाहता है। इसी व्यवस्था को कला की भाषा में प्रबंधता अथवा संयोजन कहते हैं। संयोजन के मुख्य रूप से 6 सिद्धांत होते हैं। दोस्तों, संयोजन के कितने सिद्धांत होते हैं? तो 6। पहला सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, लय, प्रभाविता और प्रमाण। तो सबसे पहला है सहयोग, यूनिटी। सहयोग का मुख्य कार्य संयोजन के बिखराव से बचाना है। चित्र के विभिन्न तत्वों के तर्क संबंध को सहयोग कहते हैं। अगली हेडिंग है सहयोग। सहयोग का मुख्य कार्य संयोजन को बिखराव से बचाना है। सहयोग का मुख्य कार्य क्या है? संयोजन को बिखराव से बचाना। चित्र के विभिन्न तत्वों के तर्क संबंध को सहयोग कहते हैं। कला के तत्वों का ऐसा संयोजन जो चित्र के समस्त अवयवों में एक सूत्रता उत्पन्न करे तथा जिससे एक ही भाव व्यक्त हो, एकता कहलाता है। सहयोग 2 प्रकार के होते हैं, साधारण सहयोग और जटिल सहयोग। दोस्तों, सहयोग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक साधारण और दूसरा जटिल। तीसरी हेडिंग है सामंजस्य। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व मेल खाते प्रतीत हों तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न हो पाए। चित्र में सामंजस्य को रेखा सामंजस्य, रूप सामंजस्य, पोत सामंजस्य, रंग सामंजस्य आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या है? चित्र में सामंजस्य को रेखा, रूप, पोत और रंग के द्वारा सामंजस्य प्राप्त किया जाता है। उष्ण रंगों का प्रयोग सामंजस्य में सहायक होता है। किन रंगों का प्रयोग? उष्ण रंगों का प्रयोग सामंजस्य में सहायक होता है। एक या अनेक संदर्भों में समानता रखने वाले कला तत्वों का समन्वय ही सामंजस्य है। अगला हेडिंग है दोस्तों, अगली हेडिंग है संतुलन।
कलागत तत्वों की व्यवस्था को संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलागत तत्वों की व्यवस्था को संतुलन। संतुलन प्रकृति का मूलभूत सिद्धांत है। देखिए, संतुलन जो है वो किसका? प्रकृति का मूलभूत सिद्धांत है। संतुलन का मुख्य उद्देश्य आकर्षक को अनुचित रूप से केंद्रीकृत एवं असंतुलित होने से बचाना है। संतुलन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जब समान भार अथवा आकर्षण केंद्र से बराबर की दूरी पर हो तो इस प्रकार का संतुलन औपचारिक संतुलन कहलाता है। जब असमान भार तथा आकर्षण केंद्र से विभिन्न दूरी पर रहकर संतुलित रहते हैं तो अनौपचारिक संतुलन होता है। चित्र में वर्ण के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत रहना चाहिए, जबकि छोटे क्षेत्रों में विरोधाभास रहना चाहिए वर्ण संतुलन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतने ही। आगे का पार्ट दोस्तों हम कल के वीडियो में लेकर फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।